Hello everyone, I'm Dr. Sujit Tripathi. We will discuss comparative cost advantage theory, which is given by Professor David Ricardo. In his famous book, Principle of Political Economy and Taxation in 1817, उन्होंने इस थियरी को दिया था कॉम्परेटिव कॉस्ट एडवांटेज। इससे पहले जो हमने थियरी डिस्कस करी है वो है प्रोफेसर एडम स्मिथ की एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। उसके बाद एक नया इम्प्रूवमेंट, उसमें एनहांसमेंट हुआ ये थियरी, which is very beneficial. So let us now we understand this theory. This theory, comparative cost advantage theory. ये थ्योरी क्या है? बेसिकली जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एडम स्मिथ की थी एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थी। अगर दो कंट्री हैं और दो कमोडिटीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो जिस चीज में इफिशिएंट ज्यादा है उसका प्रोडक्शन को ज्यादा करना चाहिए, और दूसरी चीज जिसमें कम इफिशिएंट है उसका उनको इंपोर्ट करना चाहिए या ट्रेड करना चाहिए। इस तरह से एक थ्योरी थी। बट अब एक नेक्स्ट इन्हांसमेंट है उस थ्योरी में कि अगर एक कंट्री दोनों ही वस्तुओं के प्रोडक्शन में ज्यादा, देन तब कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैसे ट्रेड पॉसिबल होगा इन दिस सिचुएशन। So now let us discuss this theory, comparative cost advantage theory, which is given by Professor David Ricardo in his famous book Principle of Political Economy and Taxation in 1817. assumptions वही सेम है जो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी में थी। सपोज देयर आर टू कंट्री, दे आर प्रोड्यूसिंग टू कमोडिटी, लेबर इज ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंड वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होती है जीरो मान रखा है। सपोज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज जीरो, फुल एम्प्लॉयमेंट दैट मीन्स जो भी काम करना चाहते थे उन सबको काम मिल चुका है। सो आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट अगर हम प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं तो पॉसिबल नहीं होगा, वो इन्फ्लेशन समथिंग प्रॉब्लम आएगी। बार्टर सिस्टम ऑफ ट्रेड है, मतलब कमोडिटीज के बदले कमोडिटीज का ही एक्सचेंज होना है। लेबर आर होमोजीनियस, जो लेबर्स हैं वो सेम इफिशिएंट है, होमोजीनियस है, अप्रोक्सीमेटली सेम है, दैट मीन्स दे आर सेम इफिशिएंट। we can't differentiate that they are skilled, they are unskilled. परफेक्ट कंपटीशन है, टेक्नोलॉजी परफेक्ट कंपटीशन है, अब टेक्नोलॉजी अनचेंज्ड है, एंड कांस्टेंट टर्न टू स्केल है। मतलब अगर हम 10% से इनपुट को बढ़ाते हैं तो 10% से ही आउटपुट भी बढ़ता है। परफेक्ट कंपटीशन जिसमें लॉट्स ऑफ अनलिमिटेड बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, और जो भी प्राइसेस होती है वो आप लोगों ने डिस्कस किया, आई थिंक हम लोगों ने किया था कि प्राइसेस मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई होती है उसके इंडस्ट्री की डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर कमोडिटी की प्राइस डिटरमिन होती है। सेम एज सो यहाँ पर भी सप्लाई के बेस पर ये टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं हो रहा है। सो दीज assumptions which is also we have discussed in absolute cost advantage theory. So on the basis of this assumption, now we can discuss this theory. Okay? Later on, we can criticize these assumptions also. In assumptions को हम criticize भी कर सकते हैं. But at this time, we will discuss this theory on the basis of these assumptions. Okay. Now, theory क्या है? In very simple words, according to Ricardo, if any country has cost advantage, because we are considering here only two country and two commodity model. That means दो country हैं और वो दो commodity. So suppose if any country has cost advantage in both commodities production, मतलब उसको दोनों ही commodities में के production में वो दोनों ही commodity के production में ज्यादा efficient है compared to other country, then the country should specialize in the has more cost advantage, and for other commodities consumption the country should trade to other countries. ठीक है, मतलब और उसमें से एक जो कंट्री है उसको दोनों ही कमोडिटीज में वो ज्यादा इफिशिएंट है, बट उन दोनों ही कमोडिटीज में जो इफिशिएंट है अगर वो दूसरी कंट्री से कंपेयर करता है तो वो किसी में ज्यादा इफिशिएंट होगा, तो उसमें उसको स्पेशलाइज करना चाहिए। दैट मीन्स
प्रोडक्शन उसको ज्यादा करना चाहिए और दूसरी कमोडिटी है उसमें से भी उसको इनपुट्स लगाकर दूसरे में लगा देना चाहिए जिसमें ज्यादा एफिशिएंट है और दूसरे के लिए उसको दूसरी कंट्री से ट्रेड करना चाहिए. दिस इज द थियरी. ओके, क्या है फिर से? अकॉर्डिंग टू any country has cost advantage in both commodities production compared to other country. The country should specialize in which the country has more cost advantage. Okay, and for other commodities consumption, the country should trade to other country. अब vice versa opposite, एक कंट्री अगर दोनों में ही इफिशिएंट है तो दूसरा वाला दोनों में ही इफिशिएंट होगा. सो इन दैट पोजीशन व्हाट विल बी? if any country has cost disadvantage, that means वो दोनों में ही inefficient है. If any country has cost disadvantage in both commodities production compared to other country, then the country should specialize in which the country has least cost disadvantage, and for other commodities consumption the country should trade to other countries. जो अब इसमें क्या है कि जो दूसरा देश है जिसको जो दोनों में ही वो इनएफिशिएंट है कंपेयर टू अदर कंट्री, कंपेयर जो दूसरा वाला देश है उससे, तो वो जिसमें इनएफिशिएंट तो दोनों में है पर जिसमें कम लॉस हो रहा है, जिसमें उसको लीस्ट कॉस्ट डिसएडवांटेज है, उसमें स्पेशलाइजेशन करना चाहिए. दैट मीन्स उसका प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहिए. और जिसमें सबसे कम लॉस हो रहा है, जिसमें कम मतलब एकदम बहुत थोड़ा ही लॉस हो रहा है और जिसमें ज्यादा लॉस हो रहा है, उसका क्या करना चाहिए? ट्रीट करना चाहिए. दिस इज द थियरी. नाउ वी विल टेक एन एग्जांपल to understand this theory. Suppose there are two country, India and Sri Lanka. मान लेते हैं कि दो कंट्री इंडिया है और श्रीलंका है. इंडिया दो कमोडिटीज का प्रोडक्शन कर रहा है. कौन कौन सी? क्लोथ एंड कॉफी. सेम है, श्रीलंका भी प्रोडक्शन कर रहा है क्लोथ एंड कॉफी का. बाय दिस टेबल वी कैन सी दैट इंडिया इज able to produce 100 unit of cloth and 50 unit of coffee. In same cost, Sri Lanka is able to produce 40 unit of cloth and 40 units of coffee. So we can see it is very clear from this table that India is more efficient country compared to Sri Lanka because India has cost advantage compared to Sri Lanka in both commodities production, in cloth also, in coffee also. And Sri Lanka has cost disadvantage in both commodities production, cloth and coffee also, compared to India. तो इन दिस सिचुएशन बाय क्लियरली अगर इस टेबल से हम देखें तो हम देखते हैं कि इंडिया किसमें ज्यादा एफिशिएंट है, दोनों में ही है कंपेयर टू श्रीलंका. लेकिन अगर एक कमोडिटी देखें तो हम देख सकते हैं क्लियरली फ्रॉम दिस टेबल, यहाँ पर क्लोथ में उसको वो कितना ज्यादा एफिशिएंट है? 60 यूनिट. कि कॉफी में कितना ज्यादा एफिशिएंट है? ओनली 10 यूनिट्स का. तो किसमें ज्यादा एफिशिएंट हुआ? क्लोथ में. तो इंडिया को किसमें स्पेशलाइजेशन करना चाहिए? क्लोथ में. श्रीलंका दोनों में इफिशिएंट है कंपेयर टू इंडिया. लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं क्लोथ में वो 60 कम बना पा रहा है इंडिया से अगर कंपेयर करें, जबकि कॉफी में वो मात्र 10 कम बना रहा है, ओनली 10 यूनिट्स कम प्रोड्यूस कर रहा है. दैट मीन्स श्रीलंका शुड स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन ऑफ कॉफी बिकॉज श्रीलंका इज गेटिंग लीस्ट कॉस्ट डिसएडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ कॉफी. So we can clearly see from this table. Now next, so this is clear from this table that India has comparatively more advantage in production of cloth, while Sri Lanka has least cost disadvantage in production of coffee. So India should specialize in cloth production and Sri Lanka should specialize in production of coffee. It is very clear from this table. So again we can see that what is our internal cost ratio. जैसा कि हमने देखा था, इंडिया कितना बना पा रहा था? 100 यूनिट क्लोथ की और 50 यूनिट कॉफी की. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर 100 यूनिट है और उसकी 50 है तो इंटरनल कॉस्ट रेशियो क्या होगी? 1:½ यूनिट ऑफ कॉफी. 1 यूनिट क्लोथ की और ½ यूनिट ऑफ कॉफी. सॉरी, कॉफी की स्पेलिंग देख सकते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक है. नाउ श्रीलंका का इंटरनल कॉस्ट रेशियो क्या होगा? 1 यूनिट के बदले वो 1 यूनिट कॉफी की बना पा रहा है, कुछ खास फर्क नहीं है. तो यहाँ से हमारा जो आपका वो टर्म्स ऑफ ट्रेड
एक स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर क्या होगा, आप देखिए इंडिया कम से कम मिनिमम उसको अगर वो 1 यूनिट क्लोथ की देता है तो बदले में उसको हाफ या हाफ से ज्यादा चाहिए कॉफी की यूनिट, तब ट्रेड का कोई बेनिफिट है या प्रॉफिट है, क्योंकि हाफ तो वो खुद ही बना लेता है। श्रीलंका अगर 1 यूनिट क्लोथ के बदले 1 यूनिट कॉफी की देता है तो इतनी तो वो डोमेस्टिक में भी था, तो वो एक से कुछ कम देगा क्योंकि एक उसकी मैक्सिमम लिमिट है, तो वो एक से कम देगा। तो अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा, तो इंटरनल जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होगी क्या होगी, सो टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बी बिटवीन ग्रेटर देन हाफ एंड लेस देन 1 यूनिट ऑफ कॉफी। सो यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सो टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बी बिटवीन हाफ यूनिट ऑफ कॉफी एंड लेस देन 1 यूनिट ऑफ कॉफी। इस तरह से ये ट्रेड कि टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटरमिन हो जाएगी। सपोज ओके, सपोज अभी हम मान लेते हैं कि उनकी टर्म्स ऑफ ट्रेड है, जैसे कि हमने माना अभी क्या कि हाफ कॉफी की हाफ से ज्यादा और एक से कम के बीच में उनका ये टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटरमिन होगा। सपोज जो है उनका कितना है, टर्म्स ऑफ ट्रेड अगर हो जाता है 1 यूनिट ऑफ क्लोथ इज इक्वल टू 3/4 यूनिट ऑफ कॉफी, दैट मीन्स मोर देन हाफ। तो क्या होगा इन दिस केस, द बोथ कंट्रीज विल हैव प्रॉफिट ऑफ 1/4 यूनिट ऑफ कॉफी और क्लोथ। ओके, सो इस केस में हम देख सकते हैं, और इस 3/4 को अगर आप पॉइंट में भी रखकर देख सकते हैं कि इस 3/4 को हमने पॉइंट में रखकर देखा तो 1 यूनिट ऑफ क्लोथ इज इक्वल टू कितना है, 0.75 यूनिट ऑफ कॉफी। तो आप देख सकते हैं कि उसको हाफ, दैट मीन्स 0.5 से 0.25 ज्यादा मिल रहा है, किसको, इंडिया को। और श्रीलंका एक से कम दे रहा है, कितना कम दे रहा है, 0.25 यूनिट कम दे रहा है, वो 0.25 यूनिट सीव कर ले रहा है। So in this case, both countries will have profit of 0.25 unit of coffee. So ये देख सकते हैं। So ये एक another example है दूसरी बुक का, जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, आप अनदर एग्जांपल देख सकते हैं, कॉम्परेटिव डिफरेंसेस इन कॉस्ट। एक दूसरा एग्जांपल है, सपोज इंडिया इज प्रोड्यूसिंग टू कमोडिटी राइस एंड व्हीट। ओके, Nepal is also producing rice and wheat. India is able to produce 10 units of rice and 10 units of wheat. And Nepal is able to, in same cost, Nepal is able to produce 4 unit of rice and 8 unit of wheat. So in this case, we can see that in total, in word, total production of rice is 14 and total production of wheat is 18 total. But in this, clearly we can see from this table that India is more efficient in both commodities production compared to Nepal, and Nepal is if inefficient compared to India in both commodities production. But we can also see that very clear from this table that India is more efficient in production of rice. Here we can see that यहाँ पर हमें 6 का difference दिख रहा है, while Nepal has least cost disadvantage in production of wheat, क्योंकि यहाँ पर 2 यूनिट का ही डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। So in this case, India should specialize in production of rice. Why? Because India had more cost advantage compared to Nepal in production of rice, while Nepal has least cost disadvantage in production of wheat. So Nepal should specialize in प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। सो आफ्टर स्पेशलाइजेशन क्या होगा, देखिए अगर यहाँ इंडिया जो यहाँ पर इनपुट्स लगे थे व्हीट यहाँ से भी निकाल कर यहाँ पर लगा देता है तो 20 यूनिट कर पाएगा, किसकी, राइस की कर पाएगा। और नेपाल अगर यहाँ से राइस में से अपने इनपुट्स को लगाकर लेबर को निकालकर व्हीट में लगा देता है तो कितना कर पाएगा इसका, 16 यूनिट्स। यू कैन सी दैट 4 अगर ये नहीं करें तो इसका कितना कर पाएंगे, 8 + 8 दैट मीन्स 16। तो आप देख सकते हैं कि आफ्टर स्पेशलाइजेशन क्या हुआ, टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस इन वर्ड कितना हो गया, अभी 20 हो गया, पहले कितना था 14, और व्हीट का प्रोडक्शन कितना हो गया 16। मतलब अगर हम इनको टोटल ऐड करें तो देखिए कितना होता है, ये कितना होता है, ये फिर भी ये टोटल वर्ल्ड का प्रोडक्शन बढ़ गया है। अगर आप इसको ऐड करके देखें, ये 32 हुआ, ये कितना हुआ 36। तो आप इसको चेंज ये कंपेयर चार्ट में भी देख सकते हैं कि किस तरह से कितना राइस का कितना बढ़ा है, 10 बढ़ा है, व्हीट का 10 कम हुआ, इधर +8 हुआ, इधर प्लस और +4 - 2।
So this is the, after this देखिए आप ये टेबल से देख सकते हैं, अगेन इंडिया हैज मोर कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ राइस। कितना होता है 10/4, 4 किसका है नेपाल का, 10/4 कितना है 2.5, और कॉस्ट रेशियो ऑफ व्हीट कितना है 10/8 1.25 आया। तो आप देख सकते हैं किसमें ज्यादा कॉस्ट एडवांटेज है इंडिया को, 2.5, दैट मीन्स राइस में। अब अगर इसी को हम डिसएडवांटेज में लेते हैं किसके, नेपाल के, तो आप देखिए किसमें ज्यादा किसमें कम डिसएडवांटेज है, वीट में। तो इसमें स्पेशलाइजेशन किसको कर लेना चाहिए, नेपाल को। इसमें ज्यादा डिसएडवांटेज है 2.5 का, और इसमें कितना है 1.25 का, तो इसमें स्पेशलाइजेशन करना चाहिए। बट इसे हम अदर तरीके से भी देख सकते हैं। नेपाल हैज कंपैरेटिव लीस्ट कॉस्ट डिसएडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, हियर कॉस्ट रेशियो ऑफ व्हीट इज 0.8 and here cost ratio of rice is 0.4. So by another example you can understand that again that if any country has cost advantage in both commodities production, then country should specialize in which the country has more cost advantage, and vice versa. If any country has cost disadvantage in both commodities production compared to other country, then country should specialize in which the country has least cost disadvantage, and for other commodities consumption they should trade with each other. This is the theory of Ricardo. We can criticize this theory on the basis of all assumptions also, that this is very simple model. Only two countries are trading with each other, and one country is producing only two commodities. It is not possible. One country producing only two commodity, and only two countries trading with each other. One country is trade with many other countries also. Factor mobility. Factors are not mobile. Factors are mobile within the country, but outside the country they are immobile. Uh, Not perfectly immobile, but actually they are immobile in terms of visa and passport, extra many things. Transport cost never will be zero. Transport cost zero नहीं होती है, and complete specialization is not possible. Complete specialization is तो possible ही नहीं होता है. Inadequate production होता है, वन साइडेड थियरी है ये, केवल सप्लाई साइड की बात करती है कि आप जिसमें भी इफिशिएंट हो उसका प्रोडक्शन करो, बट डिमांड साइड आप जो इसमें इफिशिएंट हो उसका प्रोडक्शन करो, बस उस प्रोडक्शन की डिमांड भी दूसरे कंट्री में होनी चाहिए, देन बेनिफिट है। स्टैटिक है कि जैसे प्रोडक्शन हुआ वैसे ही बेनिफिट हो गया, वो टाइम नहीं दिख रहा है, सो इट इज स्टैटिक ऑल्सो। सो वी कैन, बट बट स्टिल दिस थियरी enhance our international theories, and we can take many benefit to by this theory, and it this theory just gives the base. ये theory एक base देती है international trade को आगे और समझने के लिए. So and actually many countries are behaving like this also. So thank you everyone.